ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वर्णिम युग स्वर्णिम अध्याय क्रम में लीजिए सुनिए भारत छोड़ो आंदोलन की पावन स्मृतियां विषय पर 98 वर्षीय स्वाधीनता सेनानी श्री GBN पांडे से भेंट वार्ता। आपसे भेंट कर रहे हैं वरिष्ठ लेखक और पत्रकार डॉक्टर राजीव रंजन गिरी। नमस्कार। हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। माँ भारती के न जाने कितने पुत्रों पुत्रियों ने आज़ादी के लिए अपने को कुर्बान किया। इतिहास गवाह है इस बात का कि अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हुए लोगों ने इस आज़ादी में भूमिकाएं अदा की। कई मामलों में वे आपस में मत भिन्नता भी रखते थे, एक दूसरे का सामना भी करते थे, पर आज़ादी के मूल्य के लिए वे सब आपस में संगत करते थे। आज़ादी उन सब के बीच की सहमति का बिंदु था। भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर आज हमारे बीच हैं माँ भारती के एक ऐसे सपूत जिन्होंने 98 वसंत को देखा है, श्री BN पांडे जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में चले आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रहे हैं। पांडे जी, कब आप के भीतर स्वाधीनता की कामना पैदा हुई और आप आज़ादी की लड़ाई से जुड़े? मेरे पिताजी प्रारंभ से ही आज़ादी के लिए संघर्षरत थे। प्रारंभ में राजेंद्र बाबू खादी बेचने आते थे गांव में, तो उनके साथ सहयोग करना। प्रारंभिक स्थिति में तो वो थे गांधी जी के शांति दल के, बाद में वो गांधी जी के तिलक पार्टी में चले गए और फिर गरम दल में शरीक हो गए। परिणाम स्वरूप अंग्रेज से जूझते हुए वो शहीद हो गए। मैं बचपन की एक कहानी सुनाता हूँ जो गांधी जी से जुड़ा हुआ है। मैं अपने पिताजी के साथ एक बार सेवाग्राम में गया। सेवाग्राम में जो भी रहते थे और बाहर से भी अतिथि वगैरह जाते थे, उनको प्रत्येक काम में सहयोग देना पड़ता था, साफ सफाई वगैरह में। तो मुझे भी काम करने का एक बार मौका मिला। रसोई का जहाँ बर्तन होता था वो साफ करने के लिए कहा गया, तो मैं खूब अच्छी प्रकार से बर्तन को साफ किया, जिससे वो चमकने लगा बर्तन बहुत बढ़िया ढंग से, जो पहले उतना साफ नहीं होता था। और मैं दौड़ के गांधी जी के नज़दीक गया और कहा, बापू, आज मैं काफ़ी मेहनत से बर्तन साफ किया है, मुझे 1 चम्मच घी मिलता है, उसको कहिए 2 चम्मच देने के लिए। गांधी जी हंसने लगे और किसी को बुला के कहे, रसोई में जो परोसता है उसको बुलाओ और इस बच्चे के लिए 2 चम्मच घी कह दो, कहना जो बापू बोले हैं। फिर 5-6 दिन जब तक हम रहे 2 चम्मच घी मिलने लगा। दूसरी बार गांधी जी उन दिनों सुगौली हाई स्कूल पर ठहरे हुए थे। चंपारण में है सुगौली? चंपारण में, अब पूर्वी चंपारण जिले में है। हाँ। तो वहाँ हम गए पिताजी के साथ। तो गांधी जी पहचानते थे पहले से ही और कहे, तुम एक काम कर सकते हो, ये पत्र लेके वासुदेव मिश्र जी के यहाँ जाओ और उनको दे देना। अगर वो कुछ संवाद लिखे तो लिख के दे देंगे, नहीं तो तुम पत्र दे के आ जाना। हम कहे, बापू, मैं पत्र लेके नहीं जाऊंगा। तो गांधी जी अचंभित हुए, ये कैसे कहता है पत्र लेके मैं नहीं जाऊंगा? क्यों नहीं जाओगे? गांधी जी कहे। हम कहे, भूत रहता है रास्ते में। और वहाँ एक नदी पड़ती थी, नदी किनारे श्मशान घाट था। उम्र उस समय मेरा 9-10 साल रहा होगा जी। तो हम कहे, जो हम भूत रहता है, हम नहीं जाएंगे पत्र लेके। तो गांधी जी बड़ी प्रेम से अपने पास बैठाए और कहा, देखो, देश और दुनिया का काम करने वाला स्वयं भूत होता है, उसको ऊपरी भूत कुछ नहीं करेगा। हम हिम्मत करके गए, उनको पत्र दिए, लेकिन आने समय में थोड़ा अंधेरा ऐसा हो गया था जी।
हम कहे जो हमारे साथ किसी आदमी को दीजिए जो स्मशान पार करवा दे। और वासुदेव मिश्र जी से आपने कहा? हाँ, वासुदेव मिश्र जी से। वो दिए एक आदमी को लालटेन लेके, वो आया, गांधी जी तक पहुंचा दिया। तो बापू कहे जो भूत मिला। हम कहे जाने समय में तो हम अकेले चले गए, आने समय में हिम्मत नहीं हुई, अंधेरा हो गया था, तो ये पहुंचाने के लिए एक आदमी आया है। फिर गांधी जी कई बात कहे, उतना याद भी नहीं है, एक दो मेन बात था, हम बता दिए आपको जी। मेरे पिताजी शहीद हुए थे अंग्रेज से जूझते हुए स्टेशन लूटकांड में, तो उसका रिएक्शन मेरे मन पर था। उस समय आपकी क्या अवस्था थी? उस समय 16-17 बरस के हो गए थे, 17 साढ़े 17 बरस के। तो लोग कहता था अंग्रेज से बदला लेने के लिए तुम क्या सोचते हो। तो उस समय मेरे पास में कोई योजना बन नहीं रही थी। तो कुछ मेरे गांव के थे 2-3 आदमी अंग्रेज फौज में थे, और बाद में वो बगावत करके आज़ाद हिंद फौज में आ गए थे। तो उनके नज़दीक हम अपना रखे विचार, जो हम भी चाहते हैं फौज में भर्ती होना। तो कहा जो ठीक है, हम जाएंगे तो ले चलेंगे तुमको। फिर हम उन लोगों के साथ 1 साल के बाद लगभग उनके साथ गए गुवाहाटी। गुवाहाटी से ट्रक मिलिट्री का आया करता था, उससे बैठ के गए बर्मा। बर्मा में लाम मीम तामो एक और जगह कौन था, वहाँ जाके हम भर्ती हो गए जी। और ये लोग जो बगावत करके आए थे ब्रिटिश आर्मी से, वही हम लोगों को प्रशिक्षित करते थे। तो एक दिन की बात है, सबसे पहला प्रशिक्षण जो हुआ मेरा, सावधान। तो सावधान होके हम लोग खड़े थे, हमारे आगे जो था उसका पाँव थोड़ा टेढ़ा था। हम कहे तो तुम्हारा पाँव टेढ़ा है, सीधा कर लो, पोजीशन नहीं मिल रहा है। तो जो ट्रेनर था वो सामने से सुन लिया मेरी बात और आके कहा तुम स्वयं सावधान रहो, तुम्हारा स्वयं का पोजीशन खराब हो गया है, उसको देखने के लिए हम हैं। तो एक शिक्षा मिली उस समय, उन बातों को आज तक हम याद रखे हुए हैं जी। जो अपना पोजीशन ठीक रखो, दूसरा क्या है उसको छोड़ो। जी। निज पर शासन फिर अनुशासन। बहुत अच्छा, निज पर शासन फिर अनुशासन। पांडे जी, आप आज़ाद हिंद फौज में रहे, नेताजी के साथ कभी आपकी मुलाकात हो पाई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ? वैसे तो कई बार नेताजी को देखने का मौका मिला, नज़दीक में जाने का मौका मिला। सबसे अच्छा मौका मिला था रानी झांसी रेजिमेंट का सलामी था, तो मेरा ड्यूटी गेट पर उन दिनों था। नेताजी को आना था 9:30 पर सुबह जी, और आए 9:36 पर। तो हम डर से 1-1 मिनट का वहाँ हिसाब रखा जाता था जी। भय के कारण उनको हम रोक दिए गेट पर जी, क्योंकि रजिस्टर में 9:30 लिखा हुआ था और 9:36 पर आए थे नेताजी। आप पहचान रहे थे नेताजी को? नहीं, उस समय नहीं पहचाने, हम जिस समय रोके थे उस समय जी। तब जो दूसरा पार्टी था ऑफिस में बैठा हुआ था, वो कहा अरे ये क्या किया, नेताजी है। फिर वो दौड़ के गया, कोई किसी को वो खबर किया, अंदर से आदमी आया, कहा अरे ये क्या किया तुम, नेताजी को कैसे रोक दिया यहाँ। हम कहे हम तो नहीं रोके हैं, रजिस्टर में लिखा हुआ है 9:30 पर एंट्री, 9:36 पर आए हैं, ये 9:36 पर तो किन्हीं का एंट्री है ही नहीं। नेताजी रुक गए थे या खुश हुए भी, उस समय खुश हुए, लेकिन हम समझ नहीं पाए वो खुश हुए कि क्या होगा आगे। नेताजी चले गए, जब सलामी ख़त्म हुआ तो बुलवाए, जो रंगरूट हमको रोका था गेट पर उसको बुलवाओ जी। तो आया संतरी दूसरा, हमको ले गया बुला के। हम तो इतना डर गए जो कांपते हुए किसी प्रकार से पहुंच पाए नेताजी के पास। हमको आज बड़ी सजा कोई ना कोई मिलेगी, लेकिन नेताजी हाथ पकड़ के ऊपर उठा के कहे जिस देश का ऐसा सैनिक होगा उस देश की पराजय कभी हो नहीं सकती है। अरे वाह। और मेरा नाम गोविंद जी का है, ये गोविंद है, इसको गोविंद भी कहना। तो आपके नाम के साथ फिर गोविंद तो हम जोड़ लिए बाद में अपने नाम के आगे गोविंद जी, तब से गोविंद है। तो एक तो घटना नेताजी के साथ उतना ही हम मिल पाए थे। अच्छा, इसीलिए लोग आपको जीबीएन पांडे कहते हैं? हाँ, इसीलिए लोग जीबीएन पांडे कहते हैं जी।
तो एक तो घटना वो है, दूसरा घटना है कामों में फ्रंट पर थे हम। हमारा नेतृत्व कर रहा था उस समय टोप्पो, आदिवासी टोप्पो। जी तो हम लोग का असला ख़त्म हो गया था, गोली बारूद सब खत्म हो गया था, जापानी देना बंद कर दिया था, खाने पीने का भी कोई साधन नहीं था, रसद का लाइनें कट गया था पूरा। जी। तो गोली लगी पाँव में। आप ये मणिपुर अराकान की घाटी का बता रहे हैं, क्योंकि उस दौरान करीब 8-10 दिनों तक आप लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था। विश्वंभर नाथ पांडे जी आज़ाद हिंद फौज के एक नेता हुए। उन्होंने लिखा है कि जब 8-10 दिनों तक नहीं मिल रहा था भोजन और वे लोग घास खा रहे थे, उसी दौरान अंग्रेजी फौज के लोगों ने लाउड स्पीकर में अनाउंस किया कि हमारे पास ब्रेड और बटर है, इसको खाओ और उसके बाद आत्मसमर्पण करो। उन्होंने लिखा है अपने संस्मरण में कि इधर से आवाज़ दी गई कि गुलामी के ब्रेड और बटर से अच्छा है आज़ादी की घास, हम लोग घास ही खाएंगे। तब माँ भारती को आज़ादी हासिल हुई अपने ऐसे संतानों की कुर्बानी से। तो गोली लगी और जंगल में गए, जी भागे। जो कहीं शेल्टर मिले, कहाँ जाके हम लोग रुके, तो हम 6 आदमी थे। तो रास्ते में वो टोप्पो क्या न क्या लाया, कहाँ से भून भान के वो खिलाया और तौलिया भिगो के पानी ला के निचोड़ के पिलाया। उसके बाद में 6वां दिन बेस कैंप पर पहुँचे। जी। बेस कैंप पर थोड़ा बहुत इलाज हुआ। उसके बाद नेताजी का आदेश था कि सभी आदमी आईएनए के जो कोई है आत्मसमर्पण कर दे। तो फिर हम लोग आत्मसमर्पण वहीं पर किया, वहाँ से फिर नासिक जेल में रख दिया। आप किस रेजिमेंट में थे आज़ाद हिंद सुभाष फौज के? रेजिमेंट में। सुभाष। और कौन कौन से रेजिमेंट थे उन दिनों? सुभाष रेजिमेंट, जवाहर रेजिमेंट, जवाहरलाल नेहरू रेजिमेंट, ये सब गांधी रेजिमेंट, 6 रेजिमेंट था। रानी झांसी रानी रेजिमेंट झांसी था। तो औरत के लिए रानी झांसी रेजिमेंट। हर रेजिमेंट में कितने लोग होते थे? वो तो बढ़ता घटता रहता था, कभी कभी बहाली हो गया तो जिसको जहाँ देखा जो कम है वहाँ रख दिया। लेकिन आम तौर पर एक रेजिमेंट में 30 से 1000 से 35,000 तक होता था। एक रेजिमेंट में 30 से 35,000। यानी 6 रेजिमेंट में मोटा मोटी 1.5 से 2 लाख के बीच सिपाही थे। हाँ, उतना थे जी। जिसमें 65,000 तक शहीद हुए उस युद्ध में और 60,000 ब्रिटिश आर्मी। ये उसकी खाका है वो पूरे लड़ाई का। पांडे जी, आपको उन दिनों का कोई युद्ध याद है? आप लोग आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे, तो लड़ाइयाँ हुई होंगी, युद्ध हुए होंगे, तो वो बहुत कठिन भी रहा होगा। कोई ऐसा दृश्य, कोई ऐसा समय दौर याद है जब आप सीधे लड़ाई के मोर्चे पर थे आज़ाद हिंद फौज के सिपाही के नाते अंग्रेजी सेना से? ये मौलमीन में एक गांव था जी। गांव का नाम अभी याद हमको नहीं जी, आ रहा है। स्वाभाविक है। तो 5-6 ब्रिटिश आर्मी एक परिवार को घेर के एक घर में बैठा हुआ था जी। हम लोग गोली इधर से चला रहे थे। उन लोगों के पास में भी शायद गोली खत्म हो गया था, अंग्रेजी सेना के लोगों के पास। हाँ जी। तो अब हम गोली चलावे तो उसमें 2-3 हिंदुस्तानी भी था जिसका वो घर था जी, हिंदुस्तानी, जिसके घर में छुपे थे। तो हम ये सोचते सोचते अंत में निर्णय लिया जो चाहे मरे हिंदुस्तानी भी, लेकिन उन 6 को हम छोड़ेंगे नहीं जी। और फिर हम गोली चलाए तो 5 तो वहीं पर साफ हो गया। एक वो जो थे हिंदुस्तानी जी, वो भी गया जी। और एक उसमें से बच गया ब्रिटिश आर्मी का लेकिन आदमी था। घायल हो गया था। जी। घायल को ले गया इलाज के लिए हॉस्पिटल वगैरह जहाँ ले गया हो। यानी ब्रिटिश आर्मी के लोगों का जब उनकी गोली खत्म हो गई थी तो हो सकता है उस घर में इसलिए भी आए हो कि हिंदुस्तानी का घर है, यहाँ बच जाएंगे। तो आप लोगों ने निर्णय किया कि भले ही हिंदुस्तानी मारे जाएं पर हम लोग लेकिन इनको हम मारेंगे। छोड़ेंगे नहीं। तो आज़ाद हिंद फौज में आप लोगों को गोली चलाने की अलग से ट्रेनिंग भी दी हाँ, जाती वो थी? जो ब्रिटिश आर्मी से आया था ना वही हम लोगों को ट्रेनिंग देता था ना। जो हिंदुस्तानी लोग जो ब्रिटिश आर्मी में सेना में रहे थे वही लोग आप लोगों को प्रशिक्षण देते थे और उसी से आप लोग सीखते थे। कुछ आपके निशाने वगैरह की भी कोई याददाश्त है कि आपके साथियों में या आप में कि किसका निशाना अच्छा था? किस तरह आप लोग तय करते थे कि ये जो सिपाही है ये बहुत
अच्छा सिपाही है। हम लोग तो रंगरूट थे, हम निशाना का क्या जाने, तो सामने है उसको मारो मरेगा तो रंगरूट थे, नहीं तो हाँ शुरू में तो रंगरूटे होकर हम लोग भर्ती हुए थे। ब्रिटिश आर्मी से तो आए नहीं थे जी, डायरेक्ट भर्ती हुए थे। असल में जब फौज कहा जाता है तो लोगों के भीतर कई बार ये भी भाव आता है कि यह भी सेना का एक रूप था, तो यहाँ भी कुछ लोगों को वेतन मिलता होगा, सुविधाएं मिलती होंगी। ऐसा भी कुछ था क्या आज़ाद हिंद फौज के लोगों के साथ? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं था। मैंने अपने को वो तो अपने आप वॉलंटियर के तौर पर प्रस्तुत कर। अच्छा, आपने जिक्र किया कि आप जब छोटी उम्र में थे, कम उम्र के थे, और आपके पिताजी गांधी के आंदोलन से जुड़ गए थे और बाद में वे गरम दल में गए और स्टेशन लूटने के दौरान वो शहीद हुए। बलिदान दिया उन्होंने माँ भारती की आज़ादी के लिए। तो उस इलाके में आज़ादी के आंदोलन में बहुत सारे लोग सक्रिय थे। क्या भावना थी लोगों की? उस समय कांग्रेस का ही प्रभाव था, ऐसा कुछ था नहीं। हम लोग तो छोटे थे। आपसे आप एक मन में उत्साह होता था जो हमको अंग्रेज को भगाना है यहाँ से जी। अंग्रेज हमारे देश में क्यों रहेगा जी। बगैर किसी संगठन के भी आदमी जुड़ जाता था। जहाँ देखा आंदोलन 1942 के आंदोलन में लूटपाट हुआ, उसमें आप कहना ये चाहते हैं कि कांग्रेस के लोगों से बाहर भी संगठन के भी एक माहौल था देश में, एक माहौल था जो हम अंग्रेज को कैसे यहाँ से कितना डिस्टर्ब करे, जो ये खाली करके अंग्रेज चला जाए। आपका गांव कहाँ पड़ता है पांडे जी? कमतौल दरभंगा जिला में। कमतौल बिहार के दरभंगा जिला में कमतौल गांव है। लेकिन मेरा जन्म हुआ है गोल्डी चंपा गढ़वाल में। हमारे पिताजी पहले शुरू में वही रहते थे, गढ़वाल में, उत्तराखंड के गढ़वाल में। वहाँ पिताजी क्या करते थे? पिताजी का कोई कारोबार मक्खन वगैरह का, लकड़ी वगैरह का कारोबार था, तो उसी में वहाँ अपना घर वर बनाए थे। आज़ाद हिंद फौज की जो संरचना थी उसके बारे में कहते हैं कि उसके 3 बड़े नेता हुए जिन पर बाद में मुकदमा चला, मौत की सज़ा दी गई, पर जनता के दबाव की वजह से उन्हें माफ़ी भी मिली। शाहनवाज खां, GS ढिल्लो और प्रेम सहगल, हिंदू, मुस्लिम और सिख। तो आज़ाद हिंद फौज एक तरह से सांप्रदायिक सौहार्द के साथ आज़ादी की लड़ाई का स्वप्न देख रहा था। अब उसका उदाहरण आप समझिए, जो रानी झांसी रेजिमेंट में लड़कियां थी जी, और हम लोग थे जेंट जी, कंधा से कंधा मिला के युद्ध करते थे। किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नाम का चीज कहीं नहीं था, अन्ना पनपा। तो जब वहाँ पर इतना मेल हो सकता है तो यहाँ तो जाति का प्रश्न ही नहीं उठता है। हर एक मिल के, मुसलमान भी था हम लोग साथ, हिंदू भी था, माने देश के हर नागरिक चाहता था आज़ादी मिले और वो लड़ता था मिल के। भेदभाव किसी में नहीं था, एक दूसरे से पूछता भी नहीं था जो आप किस कौम के हैं। किसी को जानकारी भी नहीं होती थी जो वो किस कौम का है, हम किस कौम का है। इस ढंग से प्रेम भाव था आज़ाद हिंद फौज के अंदर में। आज़ाद हिंद फौज के लोगों ने अंडमान निकोबार को आज़ाद भी कर लिया था। बिल्कुल। तो उस समय आप लोग कहाँ थे जब अंडमान निकोबार की आज़ादी? उस समय तो हम लोग थे बर्मे साइड में। और आप लोगों को ये सूचना मिल गई थी? वो तो सूचना मिलती रहती थी। तो किस तरह से ये खबरें एक दूसरी जगह पहुंचती थी, जबकि चप्पे चप्पे पर ब्रिटिश साम्राज्य के लोग थे? कोई सिपाही दिया किसी को खबर, कहीं ट्रक जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो देश के साथ, तो आम हिंदुस्तानी जो था वो देश के साथ था, तो उसके माध्यम से उन लोगों के पास में, अफसर लोगों के पास में ऐसा स्रोत था जो खबर मिलती रहती थी, पूरे देश में सर्कुलेट होता रहता था जी। 6 नवंबर 1943 को जापान में भारत के अंडमान निकोबार द्वीप को भारत के अस्थायी सरकार को सौंप दिया था और इसका नाम रखा गया था शहीद और स्वराज द्वीप। जापान ने आज़ाद हिंद फौज को भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने में सहयोग किया, उसमें छूट भी उन्होंने दी थी। आप लोगों का उत्साह बढ़ा होगा जब पता चला होगा कि देश के एक हिस्से को, भले ही छोटे हिस्से को, छोटे इलाके को हमारे लोगों ने मुक्त करा रखा है ब्रिटिश दास्ता से, तो इससे उत्साह बढ़ा होगा। उस समय जो आप तकलीफ सह रहे थे, जो दुख आप लोग झेल रहे थे, अपने घर से संपर्क नहीं था और आज़ादी की दीवानगी में आप सभी सक्रिय थे, तो परिवार के बारे में आप लोग क्या सोचते थे? आप वहाँ के जो सिपाही थे वो क्या सोचते थे? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा जब रसद, अनाज का स्रोत कट गया और हमारे पास हथियार
भी नहीं रहा तो लोग निराश होने लगे, 65,000 सिपाही आपके मारे गए, उस समय जो एक निराशा भी आई होगी, तब कौन आपका उत्साहवर्धन करता था? उस समय नेताजी की आवाज़, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, कटना मरना कुछ भी हो देश को आज़ाद करना है और लगे रहेंगे। नेताजी का एक शब्द है, नारा जय हिंद का पैगाम है मेरा, नारा जय हिंद का पैगाम है मेरा, इसे सीने से लगा लेना ये निशान है मेरा, इसे सीने से लगा लेना ये निशान है मेरा, सिपाही रहूं वतन का बनकर, सिपाही रहूं वतन का बनकर, ये अरमान है मेरा, ये अरमान है मेरा, मैं रहूं वा न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, आज़ाद रहे हिंदुस्तान हमारा, आज़ाद रहे हिंदुस्तान जय हमारा। हिंद। उसी तरह राम सिंह जी का था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है कौम तू कौम पर लुटाए जा, इस प्रकार का वो सब जोश का तो ये बहुत जोश सारी भरता था। कविता और आपको उसके गाना। बाद जेल की सजा भी हुई थी, जेल की सजा हुई, सरेंडर किए तो जेल की सजा तो तो कहाँ पर, किस जेल में रखा गया था आप नासिक। लोग? नासिक जेल में। हाँ। आप कुछ याद कर पा रहे हैं कि वो कौन सा साल था जब आप जेल गए थे सरेंडर के बाद? 45। और उसके बाद 7 महीना बाद आप लोगों को छोड़ा गया। हाँ, फिर छोड़ने के बाद तो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियां हर जगह लगभग चल रही थी, तो उसके बाद आप कहाँ आए, कहाँ उसके थे? बाद तो सीधे घर आ गए, दरभंगा जिले, दरभंगा कमतौल। हाँ। उस दौरान के कोई अनुभव, गांव में क्या माहौल था जब आप लोग जेल से आए? गांव के लोग किस रूप में आपको देखते थे? गांव के लोग तो देखना नहीं चाहता था, जो इनके नजदीक जाएंगे तो कहीं हमको भी न पकड़ ले, इतना इतने खौफजदा आतंकित थे कर लोग दिया था लोगों को, आम लोगों को। कि आजाद हिंद फौज के हाँ। सिपाही हैं और इनके नजदीक जाएंगे तो कहीं हमको भी ना पकड़ ले, जी इस ढंग का वातावरण अंग्रेज वो बना दिया था। उस समय आके पकड़ के बहुत लोगों को ले जाता था, किसी का दुकान लुटवा दिया, किसी को आग लगा दिया, ये सब तो करता था बीच बीच में। अंग्रेजी सरकार के जितने मुलाजिम थे ज्यादातर भारतीय लोग थे, हाँ तो गांव में भी जो लोग होंगे वो स्थानीय लोग ही होंगे, हाँ, जो स्थानीय उतना स्थानीय नहीं था, थोड़ा जी, दूर का तो था थोड़ा ही। दूर का रखते थे, और वे लोग गांव में लूटपाट भी कराते थे। खूब आग लगवा दिया, लूटपाट करवा दिया। आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए आपके इलाके में और भी कोई थे उन दिनों? उस समय 2-3 आदमी थे जो मारे गए, मारे गए। कौन लोग शहीद थे हो वे? गए। कुछ याद कर पा रहे हैं आप? हाँ, मिश्रा जी थे, दुबे जी थे, कहाँ के थे ये लोग? गाँव के अगल बगल के ही थे, पूरा नाम तो याद नहीं कर पा रहे हैं। जी, अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, पूरे देश में उमंग का माहौल है और अपने बलिदानी पुरखों के प्रति श्रद्धा का भाव भी है, तो आप किसी ऐसे आज़ाद हिंद फौज के सिपाही के संपर्क में हैं? जो भी होंगे, जाहिर सी बात है, अब वो जीवन का 100वां साल उनके करीब होगा, तो कम ही लोग होंगे, पर कोई है देश में कहीं भी जिससे आपका संपर्क हो? अभी तो 2 ही आदमी के संबंध में हमको जानकारी है, जी, एक मैं और एक आर माधवन करके है, ये केरल के हैं आर माधवन साहब? बर्मा के है, बर्मा बर्मा के। के यहाँ बसंत कुंज साइड में रहते हैं। दिल्ली में ही रहते हैं, बसंत कुंज से। हाँ हाँ, अच्छा, उनसे आपका संपर्क है? संपर्क है, उनका फ़ोन नंबर भी है मेरे पास, यदा कदा चर्चा होती रहती है। तो आज़ाद हिंद फौज के 2 लोग, उनकी भी उम्र आप ही के आसपास होगी, 98-99 साल के आसपास? 96 है उनका। 96, आपसे 2 साल छोटे हैं। हाँ, जी। जो दूसरे स्वाधीनता सेनानी थे, अहिंसक स्वाधीनता सेनानी या बाकी संगठनों के लोग, उनमें से बाद में किसी से आपका ताल्लुकात, संबंध, संपर्क हो पाता था? यदा कदा संगठन की मीटिंग होती है तो बुलाते हैं लोग, तो जिस समय चल फिर सकते थे, जा आ सकते थे, उस समय जाते थे, तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती थी। 1-2 बार मीटिंग भी हुई, उसमें सारे देश के स्वतंत्रता सेनानी आए, उस समय भी हम थे। 15 अगस्त 1947 को जब अपना देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता मिली, उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन देश आज़ाद हुआ था? उस समय गांव में थे। तो उस दिन का कुछ आप याद कर पा रहे हैं कि क्या माहौल था गांव में? लोगों को पता चल गया होगा कि आज से हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 में तो लोग जहाँ तहाँ खुशी मना रहे थे, कोई मिठाई बांट रहा था,
कोई झंडा लहरा रहा था और बहुत खुशियाँ मना रहा था। जगह जगह स्कूल में कई कार्यक्रम हो रहे थे, बच्चे सफाई में, गांव सफाई, मोहल्ला सफाई वगैरह में झंडा लेके घूमना, ये सब खुशी तो मना ही रहा था जो हमारा देश आज़ाद हो गया। लेकिन अब उस समय तक तो थोड़ा सा संसार का भी व्यवस्था हो गया था, तो सुना जो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया है तो उसका भी खौफ लोगों के मन में था। धीरे धीरे जो अब क्या होगा, मुसलमान जाएगा उधर, हिंदू रहेगा इधर, तो ये सब कुछ वहाँ भी उथल पुथल हो रहा था, गांव में भी थोड़ा बहुत। यानी आज़ादी के जश्न के साथ हाँ, माँ भारती के विभाजन की वजह से लोगों के भीतर एक दुख भी था, पीड़ा थी और खौफ भी था, जो उस समय मारकाट मची हुई थी, जो दंगे हो रहे थे, जो परेशानी थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने घर घर तिरंगा का आह्वान किया है और एक तरह से पूरे देश में माहौल है तिरंगा को लेकर। सब लोग एक देशभक्ति और देश प्रेम की जो भावना थी वो और भी ऊपर बढ़ रही है इससे, तिरंगा को देखकर। आप क्या सोचते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर घर घर तिरंगा को लेकर? मैं देख रहा हूं कि आपने अपने कुर्ते में, बंडी में तिरंगा लगा रखा है, तो आपका क्या संदेश होगा? मैं देश के युवा वर्ग से खास करके ये निवेदन करूंगा कि युवा वर्ग पूरे देश में जो जहां हो वहां पर 2-3 काम मुख्य रूप से करे। झंडा तो फहरावे ही और जश्न को इस प्रकार से बनावे कि लगे मेरे जीवन का ये पहला जश्न है। एक कहावत है, जो मनुष्य जो जितना बर्दाश्त करता है उसका विकास उतना ज़्यादा होता है। तो हम कहेंगे देशवासियों से, जो आप बर्दाश्त कीजिए। उन्हें राजनीतिज्ञों से कहेंगे, जो अपना देश समझिए। आज जहाँ तहाँ कभी हड़ताल होता है, देश का क्षति करता है, नवयुवक जाके कभी रेलवे को तोड़फोड़ किया या बस में आग लगा दिया या दूसरे को डिस्टर्ब किया, ये सब उचित नहीं है। आपके जीवन से जुड़ा हुआ हर वस्तु है। मैं आप सबसे पुनः निवेदन करूंगा कि देश को अपना समझे और जितना विकास कर सके, नहीं कुछ कर सके तो कम से कम एक पौधा भी अमृत महोत्सव के नाम से जरूर लगावे। प्रत्येक स्कूल के विद्यार्थी से भी निवेदन करूंगा कि एक एक पौधा अपने नाम से लगावे, आज़ादी अमृत महोत्सव के नाम से लगावे और उसका देख रेख करे और उसका फल लोगों को मिले। यही मैं सबसे निवेदन करूंगा। साफ सफाई कई कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी और सारे देश के लोगों का है, जो स्वच्छता हो, वृक्षारोपण हो, लोगों में भाईचारा आपस में हो, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना नहीं हो। मैं यही निवेदन करके पुनः आपसे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। स्वाधीनता आंदोलन की पावन स्मृतियां। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वर्णिम युग स्वर्णिम अध्याय क्रम में अभी आप 98 वर्षीय स्वाधीनता सेनानी श्री GBN पांडे से ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट कर रहे थे वरिष्ठ लेखक और पत्रकार डॉक्टर राजीव रंजन गिरी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।